वापिस मत आइयो, मत आइयो कोविड साल, वापिस मत आइयो, मत आइयो कोविड साल, तू वापिस मत आइयो, ना 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 वापिस मत आइयो, मत आइयो कोविड साल। आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा, ये कोई एक्टर है जिसने इस वीडियो में काम किया है, या फिर कोई लेखक या गायक जिसने ये गाना गाया है? तो आप गलत नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये हैं आरपी शर्मा, एक प्रसिद्ध कवि, राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टर और लेखक। आगरा में जन्मे आरपी शर्मा की कर्मभूमि दिल्ली है और गाजियाबाद के निहो स्कॉटिश गार्डन में रहते हैं। स्वभाव से कवि आरपी शर्मा निजी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आजकल आरपी शर्मा एक कैलेंडर की वजह से चर्चा में हैं। कविता को बोझिल संसार से निकालकर उसे रस में ढालकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शर्मा जी ने एक कैलेंडर लॉन्च किया है, जो अपने आप में दुनिया का पहला यूनिक टेबल कैलेंडर है। इसमें हर महीने पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में एक वीडियो प्ले हो जाएगा। इसमें हर महीने के हिसाब से आप इनकी कविता को सुन और देख सकते हैं। मैंने एक टेबल कैलेंडर बनाया है जो कि दुनिया में उस तरीके का पहला कैलेंडर है। उसको बनाने के लिए ये है कि हमारे में बहुत सारे कैलेंडर आते हैं, टेबल पर रखते हैं, साल खत्म होता है या साल के बीच में भी वो टेबल से हटा दिए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हर वस्तु में जान होती है। ऐसे इस कैलेंडर को जो मैंने बनाया है, इसमें भी जान है। ये है क्योंकि 2020 एक काला वर्ष था, इसलिए इसको काला रखा गया है। और इसके बाद जो समय आया है वो हर एक के जीवन में नई नई खुशियां लेकर आए और गोल्डन पीरियड हो, इसीलिए इसको गोल्डन नाम दिया है। गोल्डन कलर से इसको वो किया गया है। और ये गोल्डन पहला साल आप सभी का हो, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। 26 जनवरी को मार्क करके यहाँ पे क्यूआर कोड दिया है। इस क्यूआर कोड से अगर हम स्कैन करते हैं तो आप इस तरह से कविता सुन सकते हैं। होनहार युवाओं को न और भ्रमित करो, एक भ्रमित जन्नत के चक्कर में न जान गवाओ, यही वास्तविक जन्नत है, इसका लुत्फ उठाओ। फिर होगी वहां भी तरक्की, अच्छे दिन आएंगे, तब हम मिलकर सारे जहां के अच्छा हिंदुस्तान गाएंगे। अभी तो बेटा कांप रहे केवल कहना के जवान, रूह कांप जाएगी अगर पीछे पड़ गई आवाम। दिल तो क्या पूरा शरीर धक-धक करेगा और तुम्हारा आका भी दिन में 12 बार हनुमान चालीसा पड़ेगा। ठिकानों पर कई धर्म के प्रचार का होगा रिवाज और लाउड स्पीकर के फिर केवल वंदे मातरम की आएगी आवाज। तो देखा आपने, कैलेंडर के माध्यम से आरपी शर्मा ने कितना यूनिक प्रयोग किया है। जैसे ही आप महीने का कैलेंडर पलटते जाएंगे, उसमें क्यूआर कोड के साथ नई कविता सुनने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि आरपी शर्मा ने मानो कैलेंडर को ही जिंदा कर दिया हो। अब फरवरी के महीने को ही देख लीजिए। इस महीने का इंतजार प्यार करने वाले हर जोड़े को होता है, क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जो होता है। तो जैसे ही फरवरी महीने के क्यूआर कोड को क्लिक करेंगे तो वैलेंटाइन डे पर कविता आपका स्वागत करेगी। फरवरी में जो आजकल नया ट्रेंड चल गया है वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे की कविता है। मेरा अपना मानना ये है कि वो भी एक कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ कि मुझ पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार और पिताजी ने अपने जूते से उतारा था बुखार। ये कविता बहुत ही सामाजिक है कि वैलेंटाइन एक प्यार का दिन है या एक दिन का प्यार। नौजवानों के लिए है प्यार का त्योहार। प्यार करने वाले कश्मे खाते हैं हजार, दिमाग पर चढ़कर बोलता है प्यार का खुमार।
एक रोज हम पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार, पिताजी ने अपने जूते से उतारा था बुखार, पर हमने भी हार नहीं मानी, बल्कि एक बात मन में ठानी कि अपना भी बनाएंगे कोई वैलेंटाइन, तब दिखेगा चारों ओर फाइन ही फाइन। इरादों में तो बड़ा दम था, पर यकीनन चांस बड़ा कम था। अब नए कपड़े पहन के लगने लगा था फूल, ऊपर से खरीद लिए ढेरों फूल। और पहली लड़की ने फूल लेने के पहले ही दे दी गाली, और दूसरी ने भी बेइज्जती कर डाली। तीसरी को मैं लगा जोकर, और चौथी मुझको कह गई लोफर, और पांचवी बोली अगर फूल दिया तो थप्पड़ मारूंगी, और छठवीं बोली भाग जाने तो पुलिस बुला लूंगी, और सातवीं ने उसने तो गजब ढा लिया, तुरंत फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। बोली डार्लिंग यही है बदमाश लोफर गुंडा, तभी पीठ पर जोर का पड़ा उसके बॉयफ्रेंड का डंडा। 2 घंटे रोया तब जाके दर्द पड़ा ठंडा, उसके बाद मैंने कभी नहीं उठाया प्यार का झंडा। किसी ने दिखाया चाटा तो किसी ने बांटा, बड़ी मुश्किल से मित्रों आधा दिन काटा। ढेरों फूल और मेहनत हो गई बेकार, डलिया में देखा तो फूल बचे थे केवल 4। प्रण किया कि इन फूलों को तो नहीं करेंगे बेकार, कम से कम इनको तो दिलाएंगे इज्जत और प्यार। तो पहला फूल मैंने मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया, पुजारी ने इज्जत के माथे पे चंदन लगाया। दूसरा फूल स्कूल से आती बच्ची को दिया, बदले में उसका प्यार भरा थैंक यू लिया। और बचे नोटों से माँ का नया चश्मा खरीदा, और खरीदी बहन की किताब, जो खरीदना था उनका महीनों पुराना ख्वाब। घर जाके बहन को किताबों के साथ दिया फूल, उसकी नम आंखों ने उनको किया कबूल। आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया, माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। उस दिन पहली बार मैंने खुशी में माँ को रुलाया, और मेरी रोती प्यारी प्यारी माँ ने मुझे सीने से लगाया। बोली तू धुंधला सा दिखता था महीनों से नहीं, अब तेरी छवि साफ दिखती है, तू ही है सर्वश्रेष्ठ। अब पिता के साथ भी सब कुछ लगने लगा था फाइन ही फाइन, मेरा पूरा परिवार ही निकला मेरा सच्चा वैलेंटाइन। कवि होने की एक शर्त ये भी है कि वो भावुक होना चाहिए। इसकी झलक आपको आरपी शर्मा की लेखनी में देखने को मिलेगी। उनकी पिता पर लिखी गई कविता ने काफी शोहरत बटोरी। आइए सुनते हैं। मेरे को किसी ने बोला कि फादर डे पे आप कुछ लिखो, तो आजकल ऐसे काफी पिता हैं जिनकी हालत मैंने 4 लाइनों में लिखी कि अतीत में डूबा खंडर हूं, खून के आंसुओं का समंदर हूं, चलती फिरती जिंदा लाश हूं, वृद्धाश्रम का द्वार तकती आंख हूं, मैं कोई और नहीं एक बूढ़ा बाप हूं। तो ये मैंने अपने मैं ग्रुप में हूं तो मैंने ग्रुप में डाल दिया, और इतने अच्छे लोग भी हैं कि उन लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, मेरे को फोन आने लगे। सत्ता के खिलाफ चाहे लड़ाई कोई भी हुई हो, कवियों की कलम ने हमेशा देश हित में लोगों के बीच जागृति फैलाने का काम किया है। आज जब देश के टुकड़े किए जाने की बात की जाती है, ऐसे में आरपी शर्मा अपनी कविता के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा जगा रहे हैं। अपने बाप के साथ होगे तो आतंकियों से नहीं डरोगे, जो भी राष्ट्र हित में होगा तुम काम वही करोगे। अभी तो बेटा सामने केवल सेना के जवान, रूह कांप जाएगी अगर पीछे पड़ गई आवाम। दिल तो क्या पूरा शरीर धक धक करेगा, और तुम्हारा आका भी दिन में 12 बार हनुमान चालीसा पड़ेगा। ठिकानों पर सही धर्म के प्रचार का होगा रिवाज, लाउड स्पीकर से फिर वंदे मातरम की आएगी आवाज। तुम खुद छुपाते फिरोगे कपड़ा दुरंगा, जिस दिन शान से लाहौर पर लहराएगा तिरंगा। तो ये जब कविता मैंने पढ़ी, तो जब मैं स्टेज के प्राप्ति आया तो एक तरफ फैमिली बैठी थी, एक तरफ जवान बैठे थे, और यहाँ पे उनके जो अधिकारी थे वो उनकी फैमिली बैठी थी। तो लोगों ने खड़े होकर, और जब तक ताली बजाई जब तक मैं मंच से अपने स्थान तक नहीं पहुंचा। इससे बड़ा क्या शाबाशी होगी किसी के लिए। राम मंदिर निर्माण पर बेशक एक वर्ग नाराज हो, लेकिन देश की इतनी बड़ी अभिलाषा पूरी होने पर आरपी शर्मा अपनी कलम को नहीं रोक पाए, और उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर अपनी पूरी संवेदनाएं ही उड़ेल डाली। गूंज रहा है राम नाम हर घर और चौबारों में,
चर्चा है मंदिर की अब खबरों में अखबारों में। वो जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, पूजन करके गए हैं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। पूजन करके गए हैं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात जब श्री हनुमान जी को पता लगी तो वो राम जी को बुलाने जाते हैं। राम रंग में रंगे हनुमान जी, राम जी को बुलावे। नाचत जात है गावत जात है, नाचत जात है गावत जात है। बहुत खुश हैं मेरे हनुमान जी, राम जी को बुलावे। बोले कपि प्रभु नजदीक आओ, बात सुन लो मेरी देके ध्यान जी, राम जी को बुलावे। खत्म हुआ बनवास प्रभु, शुरू हुआ शुभ काम, बनेगा भव्य मंदिर अब, जय 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 श्री राम। सुनिए प्रभु मन मुस्काए, सीता जी को वचन सुनाए। प्रभु बोले सिया खुश हो जाओ, महल में घी के दीप जलाओ। भरत लखन को भी बुलवा ले, कहो सभी नए वस्त्र सिलवा ले। फिर से करेंगे अयोध्या पे राज जी, राम जी ये बतावे। अब प्रभु आगे कहते हैं कि पूजन करेंगे गुरु वशिष्ठ, अतिथि होंगे सारे विशिष्ट। केवट शबरी को बुलवाना, जटायु को तुम भूल न जाना। आए अंगद नर और नील, भालू वानर और सुग्रीव। होंगे विभीषण और जामवंत, उपस्थित होंगे सारे संत। गौरा शिव है हमारे मान जी, राम जी ये बतावे। अब प्रभु आगे क्या कहते हैं देखिए। याद हमें श्री मोहन भागवत, LK अडवाणी जी का वो रथ। अटल जी और श्री कल्याण, कार सेवकों का बलिदान। मोदी जी की राम आस्था, योगी जी की भव्य व्यवस्था। मंदिर युद्ध के सारे योद्धा, जगमगाती अपनी अयोध्या। अब होगा सभी का कल्याण जी, राम जी ये बतावे। बहुत खुश हैं मेरे श्री राम जी, सीता जी को बतावे। आरपी शर्मा को लिखने की प्रेरणा अपने पिता से मिली। उनके पिता लेक्चरर थे और कई किताबें भी लिख चुके हैं। आरपी शर्मा ने बचपन में छोटे छोटे चुटकुलों से अपना सफर तय किया और आज ये मुकाम हासिल किया। मैं आगरा में पैदा हुआ और आगरा में ही पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी हुई। मेरे पिता आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज में लेक्चरर थे और बहुत नेक देवता स्वरूप इंसान हैं। और उन्होंने कई किताब भी लिखी। वो जब लिखते थे तो मैं उनके पास बैठता था और उनसे प्रेरणा मिली मेरे को, और शायद ये चीज़ तभी पिता के माध्यम से ही मेरे में आई और हम भी इसमें आगे निकल पड़े। और जब मैं पढ़ता था तो मैं जनरली छोटे छोटे बातें में कुछ डिफरेंट अंदाज से लिखता था, चुटकुले लिखता था। जैसे बचपन में मैंने एक लिखा था कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मेरा नाम रवि प्रकाश है तो तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम रवि प्रकाश है। नहीं, इंग्लिश में बताओ तो माय नेम इज सनलाइट। तो ऐसे शुरुआत हुई छोटे छोटे चुटकुलों से, फिर पैरोडी लिखी, फिर ये चीज कब कविता में कन्वर्ट हुई ऐसा याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। और मैं स्कूल में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था। जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता था उसमें कई बार मैं फर्स्ट आया। और स्टेज पे जो कार्यक्रम होते थे कॉलेज में वहां भी परफॉर्म करता था। एनसीसी में रहा,
एनएसएस में भी काम किया। आरपी शर्मा देश के तमाम न्यूज़पेपरों में छपते रहे हैं और सभी चैनलों में गेस्ट के तौर पर अपनी कविता का जलवा बिखेरते रहते हैं। उनकी आज के हालात पर तीखी टिप्पणियों से कई बार उनको धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। चैनलों का अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव है। और कई बार क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं लोगों की आवाज बनूं, जो सत्य है उस पे हम बात करें। लोगों को बुरा भी लगता है, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको बहुत खराब लगता है। देखिए राम मंदिर के टाइम की बात है, जो दूसरे सज्जन थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनको बहुत खराब लगा। उन्होंने बोला कि हम तो कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैंने कहा ये जो फैसला दिया ये भी कानून ने दिया है। बोले हम यही इतिहास बता के जाएंगे क्या अपने आने वाली नस्ल को। मैंने कहा इतिहास तो सच्चाई होना चाहिए, आप सच्चाई बता के जाइए। तो बहुत बार बुरा भी लगता है, धमकियाँ भी मिलती हैं, ऐसा बहुत होता है। और अभी जो कोरोना काल में जो मरकज की घटना हुई, इस पर मैंने कविता लिखी थी, तो लोगों ने मेरे को धमकी देना शुरू कर दिया। मतलब इवन ये भी मेरे को फेसबुक पे लोग ये बोलने लगे कि इसे घर में पता करो कौन कौन है, अब बेटा तू तो गया, और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भावना है सबसे पहले देश के प्रति हम सबको एक होना चाहिए, क्योंकि अगर देश होगा तभी हम सब लोग हैं। अगर देश नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। हमें एकजुट होकर देश के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आरपी शर्मा की लिखी कविता कैसे समाज को जोड़ने का काम कर रही है, इसका एक वाक्या उन्होंने सुनाया। एक चैनल में एक प्रोग्राम था, फादर्स डे वाले दिन की बात है, तो मैंने एक कविता वहां पे सुनाई थी। और कविता मैं आपको सुना भी देता हूं कि पिता क्या है। पिता जो है, हर पिता ये चाहता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी उसका परिवार अच्छा रहना चाहिए। अपने परिवार की खुशी के लिए वो मरने को भी तैयार रहता है। तो वो कविता है कि बच्चों की फीस और घर खर्च को लेकर उठा बवाल, तब इस कमजोर प्राणी के दिल में आया कठोर ख्याल कि जीते जी तो नहीं बन पाया अच्छा पिता और पति, पर अगर मर जाऊं तो मेरा परिवार बन सकता है लखपति। जब ये बात मैंने अपने मित्रों को बताई, उन्होंने खुश होकर मेरी हिम्मत और बढ़ाई। पर जब मन की बात अपने घर वालों को बताई, उस दिन बच्चों सहित बीवी बहुत घुर रही। मेरे सारे घर वाले मुझसे रुष्ट हो गए, पर मेरे इंश्योरेंस की जानकारी पाते ही संतुष्ट हो गए। मेरे इंश्योरेंस की जानकारी पाते ही संतुष्ट हो गए। अब सबकी सहमति थी, यानी सबका साथ था। मेरे मरने पर ही पूरे परिवार का विकास था। सब बहुत खुश थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर हम बहुत दुखी थे कि शर्मा जी जाने वाले हैं। और बहुत दुखी थे कि शर्मा जी जाने वाले हैं। अब मेरी मौत की खुशी में जश्न मनाए जा रहे थे, रंगीन कपड़े पहने और सफेद मैचिंग के खरीदे जा रहे थे। पर 2-4 दिन में ही मैं मौत से घबराने लगा और घर वालों का सपना टूटता नजर आने लगा। अब घर जाने के नाम पे मेरी आंखों से आंसू फूटते थे, क्योंकि घर पहुंचते ही वो लोग तारीख पूछते थे। क्योंकि धीरे धीरे मैं घर वालों की नजरों में भी खटकने लगा और घर जाने की बजाय मैं इधर उधर भटकने लगा। एक दिन पत्नी चिल्लाकर बोली कि जो कहा उसे पूरा क्यों नहीं करते हो, जो वादा करते हो उस पर खरे क्यों नहीं उतरते हो। मैंने कहा डार्लिंग, तुमसे किया हर वादा पूरा करूंगा। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, तो मैं गिफ्ट दे के मरूंगा। अब जन्मदिन वाले रोज सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, पीतल का दीप जल रहा था, पर मुझे तो गीता का पाठ सुनाई दे रहा था और दीपक आटे का दिखाई दे रहा था। शाम को जश्न में पार्टी चल रही थी खास, पर मुझको मेरी 13वीं का हो रहा था एहसास। खैर अगले रोज मैं बाजार के जहर भी खरीद लाया। वादे का पक्का हूं क्योंकि घर वालों को दिखाया। अब देखिए घर में क्या दृश्य होता है। पिता की आंखें नम थी, पिता की आंखों में आंसू थे और छाती में पीड़ा हो रही थी। मेरी प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ कोने में बैठी बैठी रो रही थी। बेटी की आंखें नम थी, पत्नी भी रोने लगी।
और अपने आंखों से मेरे चरणों को धोने लगी। बोली, आप बहुत भोले हो मेरे नाथ। अरे हम तो कर रहे थे मजाक आपके साथ, आपको हुए कष्टों के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे भारतीय परिवार के संस्कार अभी चलता है। आप मेरी मेहंदी, मेरी रोली, मेरा महावर हो, मेरा सिंदूर हो, मेरी जान हो। बेटी बोली, पापा आप हम सब का अभिमान हो। घर में पिता और पति का होना बहुत जरूरी है, और बिना इनके परिवार की कल्पना भी अधूरी है। और आपके मात्र होने से ही हम सर्व सुखी संपन्न हैं। भारत का हर पिता धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो ये जब मैंने कविता पढ़ी मैंने, तो उस टाइम एक पिता ने उस कविता को देखा जो कि बिहार के थे, और वो अपना घर छोड़कर वो चले गए थे, और महाराष्ट्र में कहीं पे वो कुछ काम करते थे, नौकरी कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में बहुत गरीबी थी। तो वो इसको कविता को सुन के बहुत भावुक हो गए। फिर उन्होंने उस चैनल को कांटेक्ट भी किया, पर उस टाइम कांटेक्ट हो नहीं पाया। फिर वो वापस अपने घर गए, तो उनकी बेटी ने उस चैनल को कांटेक्ट किया और उनको ये बताया। जब इस तरह के अनुभव होते हैं तो मतलब दिल जो है बहुत प्रसन्नता होती है कि हम समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आरपी शर्मा को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आरपी शर्मा के माता पिता को उन पर आज काफी नाज है। ये शुरू से ही ऐसा है। शुरू से जब हम ये पढ़ते थे उस समय हनुमान बने थे। राम बरात जो निकलती है साल में एक बार, उसमें हनुमान बने थे। वो 12 घंटे खड़े अच्छा ठीक है। जी मेरा बेटा शुरू से ही बड़ा भाग्यशाली, धर्मात्मा, पूजा पाठ में बहुत आगे। बचपन में ही हनुमान जी का भक्त था बहुत। हनुमान जी के लिए दर्शन करने कहीं भी पहुंच जाता था, मंदिरों में मंगल का व्रत करना, और हम लोगों की बहुत सेवा, बहन के साथ बहन का साथ, भाई के साथ भाई का साथ, सबके साथ बच्चों को खूब पाला अच्छे से। पत्नी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इतना सब करते हुए अपना आराम, अपनी नींद को गंवा के रात में अपनी लिखना और सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत खुश हैं इससे। भगवान ऐसा बेटा सब किसी को दे। आरपी शर्मा की पत्नी और उनके बच्चे भी अपने पापा की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इतना सब कुछ करते हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपनी शौक को इस टाइम बहुत अच्छे लेवल पे ले गए हैं, और सब उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। टीवी पे जब वो आते हैं तो उन्हें देखना बहुत ही बढ़िया लगता है। इट्स नॉट ईजी कि 2-3 काम साथ में करे कोई। पापा जॉब भी करते हैं एंड देन शाम को आके लिखते हैं। देन ही ट्राइज हिज बेस्ट कि कविता एकदम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी फुल एकदम अच्छी हो, एंड मैसेज अच्छा हो, मीनिंग अच्छा हो। फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको याद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी पढ़ के नहीं बोलते। कभी भी आप कोई भी वीडियो में देखेंगे तो पापा पढ़ नहीं रहे होते अपनी पोएम, उनको बाय लाइन एकदम याद रहती है। मेरे सारे दोस्त पापा के ऑलरेडी फ़ैन हैं ही। जरा जितने दोस्तों ने कैलेंडर देखा है, उन्होंने आराम से पूरा दिन लेके सारी कविता एक एक करके स्कैन करके देखी ही है। सभी ने देखी है, सबको काफ़ी पसंद भी है सारी कविता में। जब उन्हें बड़ा अच्छा सा लगता है सुन के, देख के। मतलब ऐसा लाइव भी देखते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी बढ़िया लगता है कि इतना बड़े स्टेडियम में इतने लोग आके सब आके ऐसे देख रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो उनको देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो डिफरेंट सा है ऐसा। आरपी शर्मा के दोस्तों का कहना है कि उनकी कविता आम आदमी से जुड़ी रहती है, इसीलिए हर कोई खुद को जल्दी से उनसे कनेक्ट कर लेता है। कविताएं सुनने का मुझे बचपन से बहुत शौक है, लेकिन अब मुझे सबसे बड़ा फायदा है कि मेरे मित्र, बड़े भाई
कवि आरपी शर्मा, जब भी हमें मौका मिलता है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कभी निराश नहीं करते। लेकिन इनकी कविताएं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी होती हैं, आम आदमी से जुड़ी होती हैं, और मुझे इनकी कविताओं में इसलिए भी ज़्यादा मजा आता है क्योंकि हम दोनों ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो एक एक शब्द मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीवन से ही मतलब मिला जुला हुआ है, और बिल्कुल भी बनावट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इनकी कविताओं में, इसलिए लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जीवन में परेशानी किसे नहीं आती, लेकिन सच्चा जुझारू व्यक्तित्व वही बनता है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों से पार पाकर अपनी राह पा लेता है। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है आरपी शर्मा जी का, जिनके जीवन में बेशक कितनी ही तकलीफें आई हों या फिर उन्हें अपनी लेखनी की वजह से परेशानियों का सामना ही क्यों ना करना पड़ा हो, लेकिन उनकी लेखनी में देश हित और समाज हित की झलक साफ देखने को मिलती है।